नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे के दौरान हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। जी हां, बताएंगे आखिर संसद में जो हंगामा है वो लगातार अभी भी जारी है विपक्ष के कारण, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन बनेगा, इसके अलावा और भी ऐसे तमाम विषय जो खबरें हैं जिन पर आज दुनिया भर की निगाहें हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, बताएंगे बेंगल तूफान के बारे में भी, और किस तरीके से मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी को लेकर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। तमाम खबरें होंगी, इसके अलावा बहुत सारी खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का आज फिर हंगामा। शोर शराबे के कारण संसद की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सहमति के बाद भी जानबूझकर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रही कांग्रेस। वक्फ संशोधन कानून पर संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया। लोकसभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव किया पारित। महायुति गठबंधन आज कर सकता है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा दिल्ली में विस्तृत चर्चा। मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का शिकंजा। 6 राज्यों में 22 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। और नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ इजराइल करेगा अपील। आरोपों को बताया बेतुका। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रशांत विहार में धमाके की जो खबर है वो सामने आई है। दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका जहां पर धमाका हुआ है, बताया जा रहा है कि यहां पे एक मिठाई की दुकान के पास स्कूटर में जोरदार धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रशांत विहार इलाके की। अगर बात की जाए दिल्ली का इलाका जहां पे एक मिठाई दुकान के पास स्कूटर में धमाका हुआ है। धमाका प्रशांत विहार पीवीआर के पास दोपहर 12 बजे के आसपास हुआ है। दिल्ली पुलिस की आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार जांच की जा रही है, और खासतौर से आपको बता दें फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ है। और आपको बता दें प्रशांत विहार में इससे पहले 22 अक्टूबर को भी एक धमाका हुआ था। फिलहाल ये जो धमाका हुआ है इसके कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल पुलिस की जो टीम है वहाँ पहुंच गई है। इसके अलावा फॉरेंसिक की जो टीम है वो पहुंची है। पुलिस के बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुंच गए और पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और हर तरीके से जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा उस इलाके के आसपास जहाँ पे जो पीवीआर है उसके आसपास कितने फोन एक्टिव थे उस समय, और उन फोनों से कहां कहां बातें हो रही थी, ये तमाम जो जानकारी है वो अब दिल्ली पुलिस एकत्र कर रही है। और इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या ये धमाका कोई किसी चेतावनी के तौर पर था, या कोई नुकसान पहुंचाने के तौर पर था, या लोगों को भयभीत करने के तौर पर था। क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले महीने भी इस तरह का एक धमाका हुआ था प्रशांत विहार में, और वो भी एक बड़ा धमाका था, और उसकी जो जांच है वो भी दिल्ली पुलिस कर रही थी। और उसके साथ साथ एनआईए की टीम भी गई थी उस पूरे इलाके को देखने के लिए, और जो धमाका हुआ था उस धमाके की जांच करने के लिए। अब यहाँ पर तमाम लोगों से पूछताछ भी दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। अब फॉरेंसिक जो टीम है वो पता करके बताएगी कि आखिर इस धमाके में किस तरह का जो पदार्थ है वो प्रयोग किया गया था। आपको बता दें 11:48 के आसपास दिल्ली पुलिस को कॉल गया था इस धमाके को लेकर कि एक धमाका हुआ है, और वो धमाका बड़ा था। लोगों का ये कहना था काफी दूर तक उसकी जो आवाज है वो सुनाई दी थी। अब दिल्ली पुलिस पूरे इलाके की सघन जांच कर रही है कि आखिर वहां कौन कौन लोग आए थे उस समय 11:48 के आसपास, उससे पहले कौन कौन लोग उस इलाके से गुजरे थे, क्या कोई संदिग्ध एक्टिविटीज हुई है जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। ये तमाम पहलू हैं जिनकी जो जांच है अब दिल्ली पुलिस कर रही है। बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी दूर तक जो धमाके की आवाज है वो सुनी गई, ऐसे में किस तरह का जो नुकसान है वो आसपास के जो क्षेत्र है, जो एरिया है वहां पर हुआ है, दुकानों में या घरों में, किसी तरह का? देखिए, बिल्कुल नुकसान तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कोई बड़े नुकसान की जो खबर है वो नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी भी शेयर नहीं कर रही है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार
कोई जो व्यक्ति है वो घायल वगैरह नहीं हुआ है, धमाका ही हुआ है। और बहुत ज्यादा जो जानकारी अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा मीडिया से शेयर नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि धमाका काफी दूर तक सुनाई दिया था, लोगों का ऐसा मानना था जब कॉल आई थी। अब दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है और देख रही है कि आखिर इस धमाके का मकसद क्या था, कौन लोग हैं जो इस तरह का धमाका प्लान कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या कोई बड़ी साजिश की पहली कड़ी थी। ये तमाम सवाल हैं कुल, जिनके जवाब दिल्ली पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो फॉरेंसिक टीम है वो भी जांच कर रही है कि आखिर किस तरह का पदार्थ इस बम में यूज किया गया था। क्योंकि अगर उस तरह का बम है जिसका मकसद ही केवल धमाका और दहशत करना है, या फिर इस बम में कोई ऐसा पदार्थ था आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट जिसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना था, तो इसकी जो जांच है वो अब फॉरेंसिक टीम कर रही है। लेकिन तमाम लोगों से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। और इसके साथ साथ ही जब पिछली बार जो धमाका हुआ था और जो संदिग्ध दिल्ली पुलिस के निशाने पर थे, उनसे भी दिल्ली पुलिस जल्दी पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ था। दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम जो लोग हैं, खासतौर से प्रशांत विहार और उसके आसपास, वो भी सक्रिय कर दिए गए हैं। और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो लगातार उस समय जांच जो है वो की जा रही है, पूरे मामले को खंगालने की कोशिश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे हमारे संवाददाता नीरज सिंह कि किस तरीके से प्रशांत विहार इलाके में जो धमाका है वो हुआ है, और उसके बाद अब जो दिल्ली पुलिस का पूरा अमला है वो जांच में जुट चुका है, और खासतौर से फॉरेंसिक टीम जो है वो भी मौका वारदात के लिए रवाना हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आइए मिड डे प्राइम में बात कर लेते हैं खासतौर से आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के 7 भाजपा सांसदों ने याचिका दायर कर मांग की है कि वो दिल्ली सरकार को निर्देश दें कि वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करें, जिससे देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों की तर्ज पर दिल्ली वासियों को भी इस योजना का फायदा मिल सके। याचिका के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 33 इस योजना को लागू कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर, जहां पे लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। दरअसल संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज के दिन की शुरुआत भी विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा जारी रहा, जिसके बाद फिर से सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही वक्फ बोर्ड संशोधन पर बनी जेपीसी के समय को बढ़ाने को लेकर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद समिति का कार्यकाल बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को सदन ने अनुमोदित किया। लोकसभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस सहमति के बाद भी जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्षी सांसदों को शांत रहने की अपील की और कहा कि वे सदन चलने दें, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने। विपक्ष सदन में गौतम अडानी पर लगे आरोपों, यूपी के संभल में बवाल, मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहा है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष अडानी मामले में चर्चा के लिए अड़ा रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति ने हंगामे पर विपक्षी सांसदों पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार रहने के बावजूद विपक्ष मनमाने तरीके से चर्चा चाहता है, जो नियमों के विरुद्ध है। सभापति ने भी कहा कि सदन की कार्यवाही को हम एक तरफा नहीं चला सकते। नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पुराने सबने कहा कि अपना बात रखना चाहिए सदन में, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बात को यहाँ चर्चा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथियों ने इस तरह से हंगामा करके बाकी मेंबर्स का जो अधिकार को हनन किया है, मैं खंडन करता हूँ। दूसरे बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन जो निर्णय लेंगे उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष तो बिना कुछ मांग किए ही सदन में विघ्न डालने की कोशिश में लगा हुआ है। ये तो हमारा भी मानना है, जो स्पीकर और चेयरमैन महोदय ने जो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये तो डिस्टर्ब करने में क्या है, ये तो पहले ही आके बिना कुछ मांग रखते हुए डिस्टर्ब ही करते हैं, हम क्या करें इसमें। और वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सदन को ना चलने देना विपक्षी हताशा को दर्शाता है। इस मामले पर और बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं एसपी सिंह बघेल साहब। बघेल साहब, लगातार पीएम साहब ने भी आह्वान किया था क्योंकि सदन जो है चर्चा के लिए होता है, लेकिन विपक्ष जो है अपने रवैये पर अभी भी लगातार कायम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपील को विपक्ष को मानना चाहिए और लोकसभा राज्यसभा में कही हुई बात पूरे विश्व में जाती है। ये सबसे बड़ी पंचायत है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सांसदों के लिए है, लेकिन 11 बजते ही, बल्कि 2 मिनट पहले ही वो तैयार होकर बेल में आ जाते हैं। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं संभल के इशू को लेकर कि एक धर्म विशेष के लोगों की संतुष्टिकरण के लिए ये काम कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने आपके हक और हुकूक के लिए पार्लियामेंट को नहीं चलने दी। यदि वो पार्लियामेंट चलने दें तो भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय सभापति राज्यसभा नियमों के तहत जरूर अवसर देंगे। जैसे शून्यकाल बैलेट हो जाता है, शून्यकाल में अवसर मिले तो अपनी बात कही जा सकती है। 377 में पार्टी नहीं देखी जाती है, उसमें भी लॉटरी सिस्टम होता है, कॉलिंग अटेंशन हो सकता है, तो अपनी बात को कहा जा सकता है, लेकिन वो कहना ही नहीं चाह रहे हैं ना, वो केवल तुष्टिकरण करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि स्पीकर साहब ने जो अभी सदन को स्थगित किया उसमें कहा कि हर मुद्दे पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रश्नकाल एक ऐसे मुद्दे होते हैं जो पूरे देश के अंदर अलग अलग जो सवाल हैं सांसदों के वो उसमें उठते हैं, वहां से जवाब मिलते हैं। और मुझे लगता है कि प्रश्नकाल काफी महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल को लगातार ना चलने देना जिसमें उनके खुद के मुद्दे भी शामिल हैं। हाँ, प्रश्नकाल के द्वारा सरकार की नीतियां पता चलती हैं, उस विभाग विशेष की योजनाएं पता चलती हैं, क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं। सप्लीमेंट्री के द्वारा मूल प्रश्न का उत्तर चला जाता है, स्टार क्वेश्चन का, न स्टार का, लेकिन 3-4 लोगों को सप्लीमेंट्री मिलती है और सप्लीमेंट्री कभी भी पार्टी के अनुसार नहीं होती है, वो सबका रिप्रेजेंटेशन है। उसके द्वारा देश की जनता जान सकती है विभिन्न विभागों के अंदर होने वाले काम को। उसको स्थगित करने की भी कई लोग बात करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है क्वेश्चन आवर चला देना चाहिए, उसके बाद जो अपनी बात कहें वो कहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि प्रश्नकाल काफी महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें सभी सांसदों के प्रश्न उठते हैं और सरकार की तरफ से जवाब मिलते हैं। ऐसे में प्रश्नकाल को भी ना चलने देना, सदन को ना चलने देना, इस बात को लेकर सत्ता पक्ष के लोग तो काफी गंभीर हैं ही। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी काफी नाराजगी विपक्ष के हंगामे को लेकर लगातार जताई है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को सदन ने अनुमोदित किया। इस विषय पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की। जगदम्बिका पाल जी, सर, वक्फ बोर्ड में जो जीत चल रहा है, बार बार समय बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो आज क्या सर रेजोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं आप? इसलिए कि अभी भी 6 राज्यों के साथ जो राज्य की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, उसमें डिस्प्यूट है। भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट की 123 संपत्तियां दिल्ली में हैं जिसकी बहुत कीमती है, और वो ब्रिटिशर्स ने राजधानी बनाने के लिए उसको कंपनसेशन दिया था, एक्वायर किया था, लेकिन 70 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, उस पर जवाब आना है। इसलिए ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम इस पर रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि अब हमारा जेपीसी का जो बिल का हमारा रिपोर्ट है उसको हम
अगले बजट सत्र तक पेश कर देंगे। सर, कहा जा रहा है कि जितना संसद में जो व्यवधान हो रहा है विपक्ष के द्वारा, उतना ही व्यवधान वक्फ बोर्ड की जब मीटिंग होती है उसमें हो रहा है, उससे भी ज्यादा हो रहा है। आखिर वहाँ तो पूरा सुनने का अवसर मिलता, वो एक मिनी पार्लियामेंट है, वहाँ कोई कैमरा भी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं रोज बहिष्कार, रोज हंगामा। जब हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे विपक्ष के सदस्य से बात करते हैं, उनकी हर बात को इंटरटेन करते हैं। जिनको उन्होंने कहा कि इनके डेलीगेशंस को बुलाएं, 147 डेलीगेशन से मिले, मोर देन 125 आवर्स से ज़्यादा बातचीत किया, आगे भी तैयार हैं, तो उन्हें इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये थे वक्फ बोर्ड को हेड कर रहे हैं और इनका कहना है कि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें काफी व्यवधान डाला है सदस्यों ने, और आज ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो संयुक्त संसदीय समिति है उसकी समय सीमा को और बढ़ाया जाए। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार विघ्न डाल रहा है, फिर चाहे सदन की हम बात करें या जिस तरीके से जेपीसी की बैठक होती है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश से एक प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि हम ऐतिहासिक रूप से सभापति को केवल तभी मानते हैं जब हम नियमों का उच्चतम स्तर पर पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि सभापति के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि चुनौती दी जाए। सभापति ने कहा कि ये नियम इतने व्यापक हैं कि वे प्रत्येक सांसद को योगदान देने में सक्षम बनाते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने जोर देते हुए कहा कि नियमों की अवहेलना से सदन की मर्यादा पर प्रभाव पड़ेगा। We persuade the chair historically only by exhibiting highest standard of conformity to the rules, and as I indicated yesterday, the ruling of the chair must evoke deference and not a challenge. And I'm sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament to contribute. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrileging this temple. सदन में हंगामा होता है तो देखिए किस तरीके से जो सदन की गरिमा है, जो मर्यादा है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन विपक्ष पर इस पर कोई असर नहीं। वहीं संसद सत्र के तीसरे दिन आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही देश की संसद में गांधी परिवार के एक और सदस्य का प्रवेश हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा नेहरू परिवार की 16वीं सदस्य हैं जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य ना पहुंचा हो। ऐसे भी मौके आए हैं जब गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 5-5 सदस्य लोकसभा में एक साथ पहुंचे हैं। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका भी अब संसद पहुंच गई हैं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा सांसद रही हैं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार, मां और उनके 2 बच्चे एक साथ सांसद होंगे। इसके साथ ही नांदेड़ से लोकसभा सीट से जीते रविंद्र चौहान ने भी संसद पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र चौहान ने भाजपा के डॉक्टर संतोख हनपाटे पर दाव लगाया था। कांग्रेस के रविंद्र चौहान ने बीजेपी के संतोख हनपाटे को 1457 वोटों के बहुत ही मामूली अंतर से हराया था। ये सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी। और हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं जो हंगामा है वो जारी है, विपक्ष जिन मांगों को लेकर आगे बढ़ता है, फिर चाहे अडानी मुद्दे की बात की जाए, संभल की बात की जाए, संभल में भी शांति नजर आती है, अडानी के जो शेयर हैं उसको सभी देख रहे हैं। आखिर किस वजह से लगातार जो हंगामा है वो किया जाए? देखिए, संसद का जो शीतकालीन सत्र है, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो अब तक कोई ठोस विधायी कार्य इस सत्र में नहीं हो पाया है। अगर हम पहले दिन की बात करें, पहले दिन भी अडानी
के मसले पर और संभल के मसले पर हंगामा हुआ। दूसरे दिन संविधान दिवस था, लिहाजा सदन की कार्रवाई चली नहीं। संसद के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और फिर तीसरे दिन और आज की अगर बात करें तो दोनों दिन सदन में अवरोध साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जो नए चुनकर आने वाले जो सांसद हैं, जिनके मन में एक कौतूहल का भाव दिखाई पड़ता है कि वो सदन के भीतर आकर अपने देश हित में, वो अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए कुछ सवाल खड़े करें, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं निराशा की खबर होती है जब सदन के भीतर कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। अभी मैंने कुछ ही देर पहले उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन में कामकाज नहीं चलाना विपक्ष की हठधर्मिता है। रविशंकर प्रसाद ने यहां तक कहा कि आज का दिन तो कम से कम प्रियंका गांधी ने ओथ लिया था, राहुल गांधी बहन को सदन में लाने के लिए ही सदन की कार्यवाही चला लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि जब से राहुल गांधी सदन में चुनकर आए हैं तब से सदन की कार्रवाई लगातार बाधित की जा रही है। और ऐसे में देश की जो भोली भाली जनता है, उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं और करोड़ों रुपए की रोज बर्बादी हो रही है, रोज उसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि सदन की कार्रवाई जब चलती है तो निश्चित तौर पर देश के पैसे खर्च होते हैं। जी राजेश, लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ राहुल गांधी की बात की जाए, जैसा आपने कहा कि प्रियंका गांधी आज उन्होंने सांसद के रूप में यहाँ पे शपथ ली थी, तब भी क्या माना जाए, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में तो सहमति जताई जाती है कि बिल्कुल शांति के साथ जो सदन है उसकी कार्रवाई चलाई जाएगी, लेकिन जैसे ही सदन की शुरुआत होती है लगातार हंगामा होता है। देखिए, यही सबसे आश्चर्यजनक बात है मुकुल कि जब बीएससी की बैठक होती है तो उसमें भी रजामंदी की मुहर लगती है। सर्वदलीय बैठक का आयोजन होता है तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष जो है अपने को एसोसिएट करता है, सुर में सुर मिलाता है, लेकिन जब सदन की कार्रवाई चलती है तो फ्लोर पर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ता है। और यही कहीं ना कहीं विपक्ष की जो हठधर्मिता है उसके वजह से सत्ता पक्ष, हम कह सकते हैं कि वो सकते में नजर आता है। और सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा चलाए। सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे तमाम जो संसद की कार्रवाई से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हर हाल में ये चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और कम से कम प्रश्नकाल में जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सवाल पूछकर अपने संसदीय क्षेत्र की कायदे से नुमाइंदगी कर सकें। लेकिन प्रश्नकाल में बाधा उत्पन्न करना, फिर 0 आवर में बाधा उत्पन्न करना और किसी भी विधेयक पर चर्चा शुरू ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है। और विपक्ष जो है अब तक हठधर्मिता अपनाए हुए है और सरकार की तरफ से जो फ्लोर मैनेजमेंट की तमाम जो कोशिशें हैं वो कोशिशें अब तक विफल रही हैं और सरकार के द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी विपक्ष मान नहीं रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि अडानी के सवाल पर हो या फिर संभल के सवाल पर, वो सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल राजेश, प्रयास यही एक सफल चर्चा सदन में हो पाए। प्रधानमंत्री ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले इस बात का जिक्र किया था कि जरूरी है कि चर्चा और खासतौर से जो युवा सांसद हैं वो कम से कम अपनी बात भी कह सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से अगर बात की जाए तो बात हुई सदन की। आगे बढ़ते हैं मीडिया प्राइम में। आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामगोपाल ने मामले में जजों पर ही आपत्तिजनक बयान दिया। कोर्ट द्वारा मामले पर सुनवाई पर राजी होने पर रामगोपाल ने कहा कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। तो सांसद हैं, देखिए किस तरीके से जो जज इनको काफ़ी छोटा है बता रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भी। जी हाँ, महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन आज राज्य के अगले मुख्यमंत्री यानी सीएम का नाम तय कर सकता है। इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे।
इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि 3 दावेदार अभी तक नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सबके सामने होगा। देखिए, अगर महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए तो आज महाराष्ट्र में जो महायुति के तीनों घटक दल के तीनों बड़े नेता हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं, यानी कि मुंबई का फैसला आज दिल्ली से होना है और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक शाम को 7 बजे के आसपास हो सकती है, जहां पर तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र की अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे और सरकार की किस तरीके से रूपरेखा होगी। पिछली बार की तरह 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट हो सकता है। उसके अलावा एनसीपी को कितने कैबिनेट मिनिस्टर दिए जाएं, शिवसेना शिंदे को कितने कैबिनेट मिनिस्टर दिए जाएं और बीजेपी यहां पर जो बड़े भाई की भूमिका में है वो किस तरीके से सरकार में शामिल रहेगी। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कल महाराष्ट्र के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा था जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। और अभी की अपडेट ये है कि एनसीपी के नेता अजीत पवार जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी दिल्ली का रुख करेंगे और शाम को लगभग 7 बजे के आसपास ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी, जहां पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बैठक से पहले तीनों नेता महाराष्ट्र सदन में भी चर्चा करेंगे और एक तरीके से सरकार का प्रारूप तैयार करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार किस तरीके की बनेगी। तो ये तो बात हुई दिल्ली में किस तरह की हलचल है, लेकिन महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शिशिर सैलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, किस तरह की चर्चा जो है फिलहाल चल रही है, क्योंकि राजधानी में तो जो अटकलों का बाजार है, राजनीतिक गलियारों की बात की जाए, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वहां पर किस तरह की हलचल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त अगर देखा जाए तो वेट एंड वॉच किया जा रहा है। हालांकि तीनों पार्टी के जो हम बात करें कार्यकर्ताओं की, तो जिस प्रकार से पार्टी की सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके पार्टी का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बने और इसीलिए फिर कहीं पूजा अर्चना चल रही थी तो कहीं मंदिर जो है कार्यकर्ता जा रहे थे। हालांकि अब जबकि खास तौर पर 2 पार्टियों की बात करूं, एनसीपी की तरफ से विधायक दल का नेता अजीत पवार को चुन लिया गया और उनको सर्वाधिकार दिए गए कि जो भी निर्णय वो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कैबिनेट के बारे में लेंगे वो पूरी पार्टी को मंजूर होंगे। इस प्रकार का निर्णय जो है एनसीपी की तरफ से लिया गया है। तो वही एकनाथ शिंदे को भी विधायक दल का नेता जो है बनाया गया और उनको ये कहा गया है कि जो भी निर्णय एकनाथ शिंदे लेंगे पूरी पार्टी को मंजूर होगा। मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से इस वक्त अगर देखा जाए तो स्थिति काफी स्पष्ट है। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से अब तक विधायक दल का नेता जो है वो चुना नहीं गया है। ये कहा जा रहा है कि विधायक देना चुनने के बाद, हालांकि उसके बाद की आगे प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में इन सभी स्थिति में अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है इस रेस में इस वक्त काफ़ी आगे है, लेकिन इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जहाँ तक उनके घर की बात करें, जहाँ पे उनका दफ्तर है, नागपुर में उनका आवास है, इन सभी जगह पर हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले कुछ घंटों से बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगे हैं जो दर्शाते हैं कि भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। तो ऐसे में इस वक्त अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं का जोश, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश काफ़ी हाई है और इसीलिए जो एक नाम जो सामने कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस। वही दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि हालांकि इस वक्त जो है मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला किया जा रहा है, लेकिन
कैबिनेट में कौन होगा इसका भी जो है हम देख पा रहे हैं कि चर्चा इस वक्त चल रही है। और इसीलिए कई सारे नेता, कई सारे विधायक जो चुन के आए हैं वो अपने नेताओं के पास जा रहे हैं कि उनकी भी कैबिनेट में जो है उनका भी नाम सामने आ जाए। और इसीलिए मिलने के लिए तांता पिछले कई दिनों से लगातार है, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस में हम बात करें तो यानी जो कैबिनेट के चेहरे उन पर भी मोहर लगती नजर आएगी। कई सारे जो है विधायक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और ये हम मान सकते हैं कि स्थिति जो है वो साफ होगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर और निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे महाराष्ट्र में किस तरीके से मुख्यमंत्री पद का जो स्थिति है वो और साफ होती नजर आएगी। और वहीं झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडी गठबंधन की 56 सीट हासिल हुई हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और मिड डे प्राइम में फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। संविधान के पवित्र ग्रंथ के आगे शीश झुकाया, संविधान के मूल्यों को अपनी सभी योजनाओं के मूल में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की सीख को जन जन तक पहुंचाया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। संविधान के निर्माता को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। संवैधानिक अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों की ओर चलने का भी देश को आह्वान किया। एक देश एक संविधान के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। न्याय आधारित भारतीय दंड संहिता देश को समर्पित की। इसी विजन के साथ आज देश आत्मनिर्भरता से चल पड़ा है विकसित भारत की ओर। संविधान एक्ट 75 के अवसर पर संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है देश। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए आगे बढ़ेंगे और खासतौर से बात कर लेते हैं बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार के जुर्म में थम नहीं रहे। और वहीं बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और इस्कॉन से जुड़े पुंडरिक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को लोगों के एक समूह ने जबरन बंद करा दिया है। यही नहीं, इस्कॉन के श्रद्धालुओं को सेना के जवान अपने वाहन में भरकर ले गए। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में शिवचर स्थित इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को मुस्लिमों ने जबरन बंद कर दिया है। सेना आई और इस्कॉन श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले गई। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी संलग्न किया है जिसमें स्थानीय इस्लामी समूह के नेता शिवचर में इस्कॉन केंद्र को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दास ने दावा किया कि वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कुछ लोग इस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था के संस्थापक की तस्वीर वाले इस्कॉन मंदिर के बोर्ड को हटाने में लगे हुए हैं।
और खासतौर से इसी मामले को लेकर संत समाज द्वारा आज कोलकाता में प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी बुधवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। संत चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। बांग्लादेश में सनातन अनुयायी इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। हिरासत के फैसले के बाद मंगलवार को कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस झड़प के दौरान एक वकील की मौत भी हो गई। और वहीं अमेरिकी गायिका मेरी मिल्बेन ने बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है और वैश्विक नेताओं से चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का आह्वान किया। अपने एक्स पोस्ट में सिंगर ने धार्मिक स्वतंत्रता और वैश्विक स्तर पर आस्था रखने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मेरी मिल्बेन एक अफ्रीकी सिंगर हैं, एक्ट्रेस और मीडिया पर्सनैलिटी है। तो लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ जो है वो दुनिया भर में उठती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर कोलकाता की बात की जाए जहां पे संत समाज विरोध प्रदर्शन करेगा, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं। हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे लगातार जो हिंदुओं पर अत्याचार की बात सामने आ रही है और खासतौर से इस मामले को लेकर हमने देखा था कि बीजेपी ने भी इस पर अपना विरोध जताया था कल, और आज भी जो संत समाज के लोग हैं इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। मुकुल, पहले तो आपकी सवाल की जवाब बाद में देता हूं। पहले एक बात बता दूं कि बंगाल और पूरे देश की जो सेक्युलर फोर्स है वो सारे एक्टिव हो गए हैं। इनका कहना है कि अगर भारत में जो माइनॉरिटी है उनकी ऊपर जब कुछ सो कॉल्ड आक्रमण किया जाता है उस वक्त तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। बांग्लादेश के ऊपर ऐसे होने से, बांग्लादेश में ऐसे होने से आप क्यों आवाज उठा रहा है? ये कहना मैं जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि जो इकोसिस्टम की बात बताया जा रहा है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर पूरे भारत को पीछे ढकलने की काम कुछ लोग कर रहे हैं, उनका एक्टिविटी चालू हो गया। खासतौर से कल जब बीजेपी की तरफ से ये डेप्यूटी हाई कमीशन बांग्लादेश में अपना विरोध जताया गया, तब से इन लोगों को लगने लगा कि अब एक्टिव होना जरूरी है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। उन्होंने भी आज ये कहने की कोशिश की है कि हमारे लिए मुसलमान और बांग्लादेश की हिंदू सब एक है। ये मैं पहले कहना चाह रहा था। मैं आपके सवाल के जवाब में आ रहा हूं कि आज दोपहर 2 बजे के बाद से शियालदा स्टेशन से ये जो सारे सनातनी इनका जो विरोध मार्च है ये निकालने वाले हैं। और लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कि आज जो बंगाल सरकार के एक मंत्री है, जिन मंत्री का नाम है सिद्दीकुल्ला चौधरी, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी वाकफ के नाम पर कोलकाता में एक रैली रखे हुए हैं। तो ये दोनों रैली आमने सामने ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा चिंता सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद से ये जो सनातनी की महारैली इसको कहला जा रहा है, ये शियालदा स्टेशन से निकालने की उम्मीद है। मुकुल जी बिल्कुल, लेकिन जो सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं और जैसा आप बता रहे थे कि जो आवाज उठती है उसको दबाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ मुकुल, यही मैं कह रहा हूं कि एक अजीब सा तर्क दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अगर भारत की जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर अगर अत्याचार के समय पे आवाज उठाया जाता है तो ये अजीब सा एक कॉइनेज कम्युनिस्ट, यहाँ की जो सारे सेक्युलरिस्ट और तृणमूल कांग्रेस टाइप का जो हाफ सेक्युलरिस्ट और हाफ कम्युनिस्ट लोगों की तरफ से इस तरह की जो सोशल मीडिया पोस्ट वो पूरा वायरल होने लगे है। अपने तरफ से ये बताया जा रहा है इनकी कि हम ठीक है, मानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर वहां पे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, यानी एक दोहरी मानसिकता जो है वो सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसेनजीत इस अपडेट के लिए। और खासतौर से अगर बात की जाए, आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि वहां की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में कोई फर्क नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री ने बांग्लादेश मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की।
की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। अब पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश में। और आइए अब मिड डे प्राइम में बात करते हैं एनआईए के कसते शिकंजे को लेकर। दरअसल मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए देशव्यापी छापेमारी कर रही है। 6 राज्यों के 22 स्थानों पर ये छापेमारी चल रही है। बीते जुलाई में एनआईए ने मामला दर्ज किया था। युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने का लालच देकर मानव तस्करी की जा रही थी और युवाओं को जाली यानी फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए अब तक की तफ्तीश में ये पता चला है कि सभी आरोपी तस्करी से एक संगठित गिरोह से जुड़े हुए थे। ये लोग विदेशों में युवाओं को रोजगार दिलाने के झूठे वादे और कई लुभावने सपने दिखाकर बाहर भेजते थे। इसके बाद इनके रैकेट में फंसे युवाओं से लाओस, कंबोडिया और पूर्वी एशिया के कई देशों में बने फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ से साइबर फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी समेत अन्य कई तरह की अनैतिक गतिविधियां संचालित होती थीं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलिस ने जम्मू संभाग के 4 जिलों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान विभिन्न आतंकवादी समूह के 10 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस और सीआरपीएफ ने कठुआ जिले के 17 स्थानों पर आतंकी तंत्र के खिलाफ कार्रवाई की। जम्मू संभाग में पुलिस ने राजौरी, पुंछ, उधमपुर और रियासी सहित विभिन्न अन्य जिलों में 56 से अधिक छापे मारकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई तेज कर दी है। बड़े पैमाने पर किए गए अभियान के तहत कई OGW और आतंकी संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों, बेहिसाब नकदी, हथियारों और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई 2 उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकों के दौरान सुरक्षा बलों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वे आतंकी परिस्थिति तंत्र को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें, जिसमें आतंकवादी, OGW, सहानुभूति रखने वाले और पनाह देने वाले शामिल हैं। और बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा और बवाल के बाद स्थिति अब शांतिपूर्ण है। संभल में जगह जगह सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद क्षेत्र के आसपास कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं संभल में पथराव की घटना पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जानबूझकर दंगा भड़काना, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना, खुलेआम फायरिंग करना, पथराव करना जैसी चीजें उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कही। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। वहाँ पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई उत्तेजना वाली बात वहाँ पर देखने में नहीं आ रही। तो राजनेताओं को मेरी सलाह है कि जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष में रहते हुए भी उनका दायित्व है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से उनको बचना चाहिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी को चेताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि उपचुनाव में हुई हार का आक्रोश हिंसा भड़काकर निकाला जा रहा है तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वो मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। और बात राजधानी की, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए हैं।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर नहीं लाने और भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप लगाए हैं। विजेंद्र गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार। दिल्ली विधानसभा का आखिरी सत्र कल से शुरू होने वाला है। कई मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, जो सबसे बड़ी बात है, आपने सीएजी की बात करी है, क्या ऐसी बात है कि सरकार क्यों डर रही है और क्या है उस सीएजी की रिपोर्ट में? सीएजी की रिपोर्ट में इनके भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, किस प्रकार आम जनता के साथ धोखा इन्होंने किया है। हमारा ही मानना है, वरना रिपोर्ट क्यों दबाते। ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हर सरकार का जो पैसा जनता से आता है टैक्स के रूप में, सरकार उसका कैसे इस्तेमाल कर रही है, इस पर हर सरकार की रिपोर्ट बनती है, केंद्र सरकार की भी रिपोर्ट बनती है। सर, आपने एक आरोप जो लगाया है कि जो पैसा खर्च नहीं हुआ है, चाहे स्वास्थ्य के लिए वो पैसा हो या शिक्षा के लिए हो, तो क्यों नहीं खर्च हुआ अभी तक वो पैसा? और आपने आयुष्मान भारत की भी बात कही है। देखिए, जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है, पीएम अभीम योजना, सारे देश में उसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दिल्ली ने उस पैसे को लेने से इनकार किया है। एक तरफ आप कंगाल 10,000 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं, आप एक तरफ आप के पास सैलरी देने को पैसे नहीं है, और एक तरफ दिल्ली का अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है तो वो सुविधा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचने दी जा रही। एक जो मसला आपने उठाया है जो कि पॉल्यूशन को लेके है कि पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली बंद है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए फिर वैसे लोगों को पैसे सरकार मुहैया कराए, उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 20 लाख लोग हैं जिनको ये मिलना चाहिए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया। आज 20 लाख दिल्ली में लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, मजदूर हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, लेबर हैं, पेंटर है, कारपेंटर है, इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन है, राजमिस्त्री है, मजदूर हैं। 20 लाख लोग हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा। सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार के पास पैसा भी है उसके लिए। 4,500 करोड़ रुपए इनके पास जमा हो चुका है उनके कल्याण के लिए। आपने कहा है कि हम दिल्ली को बांग्लादेश या रोहिंग्या नहीं बनने देंगे, तो बीजेपी क्यों नहीं रोक पा रही है ऐसे लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनवाना? ये फर्जी वोट बनवा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। अधिकारियों को धमका रही है चीफ मिनिस्टर कि रोहिंग्यास के वोट बनाओ, फर्जी वोट बनाओ। हम दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वोटों की खातिर अगर ये विदेशी घुसपैठिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्याज हैं उनके वोटों से दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो आप सोचिए दिल्ली का क्या होगा और दिल्ली वालों का क्या होगा। हम दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, मैं फिर कहूँगा। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता। कैमरामैन सुनील राणा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान के बारे में। जी हां, तमिलनाडु में फैनल चक्रवात के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारतीय नौसेना ने आपदा तैयारी प्रयासों को तेज कर दिया है, क्योंकि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात फेनकल तेज हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र प्रभावित होने का खतरा है। पूर्वी नौसेना कमान ने तमिलनाडु मुख्यालय और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र के साथ समन्वय में चक्रवात के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए एक मजबूत आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय किया है। मानवीय सहायता, आपदा राहत और खोज और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौसेना के अधिकारी तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही वाहनों में भोजन, पेयजल और दवाइयों सहित आवश्यक राहत सामग्री भरी जा रही है, जबकि विशेष बाढ़ राहत दल को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। मुख्यालय के अपने जो गोताखोर हैं वो टीमें भी हाई अलर्ट पर हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन बचाव मिशन शुरू किया जा सके। चक्रवात फेनकल, जिसके अगले 48 घंटों में तीव्र होने का अनुमान है, अधिकारियों ने निचले और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा सलाह का पालन करने का आग्रह किया है। और बात मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर, दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत तमाम चुनौतियों के बावजूद बीते 10 सालों में निर्यात को दोगुना करने में कामयाब रहा है। उन्होंने बताया कि संसद के सत्र के बाद भारत यूके मुख्य व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा।
भारत के उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही और साथ ही इस वित्त वर्ष में $800 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा किया। 24-25, we expect to cross $800 billion of exports for the first time in India's history. In a way, despite having inherited such a weak economy, despite the Indian currency being one of the strongest performing currency amongst all emerging markets and not depreciating as much as other developing countries, despite 2 years of COVID, 2 international wars and the Red Sea crisis, despite all of these challenges, I do see before my eyes a further rapid growth in our export income. इसके साथ ही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के निर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक देश है। उन्होंने बताया कि भारत में 1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप की दुनिया भारत में है। 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में है। विश्व का सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई डेस्टिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अगर विश्व का सबसे कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है डेटा सेंटर्स लगाने के लिए, अगर कोई विश्व का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, भारत में बड़े बड़े सेंटर्स में लाखों लोगों को, युवा युवतियों को विशेषकर नौकरियां मिल रही हैं, अफोर्डेबल कंपेटिटिव प्राइस पे इंटरनेट और डेटा होने के कारण पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत एकमात्र देश है जहां पे हमने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना चाहिए। तो कैसे पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है भारत, और बीते एक दशक की अगर हम बात करें तो देश के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 और 24 में देश से कुल $778 बिलियन का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2014 और 15 में ये आंकड़ा महज $468 बिलियन था। 10 वर्षों में देश का सेवा निर्यात $158 बिलियन से बढ़कर $341 बिलियन हो गया है। वहीं माल निर्यात की बात करें तो एक दशक में देश का माल निर्यात बढ़कर 2023 और 24 में $437 बिलियन हो गया है। और इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो खासतौर से कृषि और इससे समृद्ध उत्पादों में इस वर्ष सितंबर में 1,55,439 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात दर्ज किया गया है, जबकि अप्रैल 2014 में ये आंकड़ा सिर्फ 15,401 करोड़ के करीब था। वहीं पेट्रोलियम, क्रूड और जो अन्य उत्पाद हैं उनके निर्यात की बात की जाए तो 2014 के 31,521 करोड़ से बढ़कर ये 2024 में करीब 3,03,758 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्यात की बात की जाए तो 2014 के ये 3,087 करोड़ से बढ़कर 2024 में करीब 1,26,396 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। वहीं भारतीय टेक्सटाइल और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात के मामले में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 10 वर्षों में टेक्सटाइल निर्यात 18,707 करोड़ से बढ़कर 1,46,539 करोड़ हो गया है। वहीं ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के निर्यात में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनका निर्यात 754 करोड़ से बढ़कर 10 वर्षों में 16,508 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। और आपको बता दें, भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है। भारत ने अपनी स्थिति में 11 पायदान का सुधार किया है और अब 49वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट ने प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता को दिखाया, जिसमें कुल 54 मापदंड शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत कई संकेतकों में आगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने AI साइंटिफिक पब्लिकेशन, AI टैलेंट कंसंट्रेशन और ICT सर्विस एक्सपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है। FTTH बिलिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। घरेलू बाजार पैमाने में तीसरा स्थान और दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश में चौथा स्थान हासिल किया है।
वहीं निम्न मध्यम आय वाले देश के समूह में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन में उल्लेखनीय ताकत के साथ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रगति का प्रदर्शन किया है। वॉशिंगटन डीसी के एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पोर्टलून इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि NRI 2023 रिपोर्ट में भारत 60वें स्थान पर था, लेकिन अब 11 स्थान की एक जो छलांग है उसमें सुधार हुआ है और भारत 49वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में PV सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 16 के मैच में PV सिंधु ने ईरा शर्मा को 21-10, 12-21, 21-15 से मात दी। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH।